गुड मॉर्निंग। मैं मनीषा मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज टोडा रायसिंग। आज हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का एक नया टॉपिक, नई थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। तो नई थ्योरम हमारे पास क्या है कि यदि जी कोई ग्रुप हो तो ए और बी जो जी के अवयव हैं उनके लिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी के लिए ए इन्वर्स का इन्वर्स भी किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल। और सेकंड जो है हमारे पास कि ए बी का होल इन्वर्स ये किसके इक्वल होगा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। और इसे जो हम इस वाले रूल को हम क्या कहते हैं, उत्क्रमण या रिवर्सल नियम। ठीक है, तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट इस तरह से भी आ सकता है कि दो अवयवों के गुणनफल का प्रतिलोम उनके प्रतिलोमों का विपरीत क्रम में गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि जो हमारे पास बी वाला स्टेटमेंट है उसका कथन इस तरह से भी आ सकता है कि दो अवयव हैं, दो अवयवों के गुणनफल का प्रतिलोम, यानी कि दो अवयवों के गुणनफल का प्रतिलोम उनके प्रतिलोमों के विपरीत क्रम में गुणनफल के बराबर था, उनके प्रतिलोमों के विपरीत क्रम में गुणनफल के बराबर होता है। तो हम सबसे पहले ए पार्ट ले लेते हैं। ए पार्ट यानी ए इन्वर्स का इन्वर्स किसके बराबर है, ए के इक्वल है। तो चूंकि ए इन्वर्स ए का एक प्रतिलोम है तो डेफिनेशन से प्रतिलोम की परिभाषा क्या है कि ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ए इन्वर्स ए। ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट इसको हमने पहले लिख दिया ए इन्वर्स ए इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ए इन्वर्स। तो यहाँ पर आगे अगर हम प्रतिलोम अवयव की परिभाषा देखें ए के प्रतिलोम की तो ए इंटू ए इन्वर्स आया। अब हमारे पास क्या है, ए इन्वर्स इंटू ए। इसका मतलब ए इन्वर्स का इन्वर्स क्या है, ए। तो ए इन्वर्स का प्रतिलोम ए है, तो प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से कि ए इन्वर्स का इन्वर्स इज इक्वल टू ए। तो यही हमें प्रूव करना था फर्स्ट में। सेकंड जो है हमारे पास, सेकंड क्या है कि ए बी का ए इंटू बी का इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स के इक्वल है। तो ए बी ए इन्वर्स बी इन्वर्स ए बी बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ये सारे के सारे किसके अवयव हैं, जी के। क्योंकि जी क्या है, एक ग्रुप है। ठीक है, जब ग्रुप है तो समृत है, समृत है तो समृत का मतलब क्या है कि अगर दो अवयव ए और बी जी में है तो उनके ऊपर जो संक्रिया लग रही है वो संक्रिया भी किस में विद्यमान होगी, संक्रिया से जो संक्रिया लगाने पर जो नया अवयव आएगा वो भी किस में विद्यमान होगा, जी में। तो ए बी ए इन्वर्स बी इन्वर्स ए बी बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ये सभी जी के अवयव है। अब ए बी इंटू बी इन्वर्स ए इन्वर्स ये हमने निकाला, ए बी इंटू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो चूँकि जी क्या है, एक ग्रुप है तो साचर्य नियम का पालन करेगा। तो ए इंटू बी बी इन्वर्स ए इन्वर्स लिख सकते हैं, बी और बी इन्वर्स को एक साथ। और चूँकि बी और बी इन्वर्स इज इक्वल टू किसके बराबर है, ई के इक्वल। तो हमने यहाँ लिख दिया कि ए ई ए इन्वर्स। अब यहाँ क्या रह गया, चूँकि ई क्या है, प्रतिलोम तत्समक अवयव को किसी भी अवयव से गुणा करें तो हमें वापस से वही अवयव प्राप्त होता है। तो ए इन्वर्स आ गया। अब ए इन्वर्स हमारे पास आया तो हमारे पास आ गया ए इन्वर्स। चूँकि ए इंटू ए इन्वर्स क्या है, ए का प्रतिलोम। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होगा, ई के तत्समक अवयव के। तो यहाँ पर ये किसके बराबर आ गया, तत्समक अवयव के बराबर। अब हमारे पास जो सेकंड है, सेकंड में हमारे पास चूँकि तत्समक अवयव में क्या है कि ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू ई। तो अब हम इसका उल्टा ले लेते हैं कि बी इन्वर्स ए इन्वर्स इंटू ए बी। तो बी इन्वर्स, अब ए इन्वर्स ए चूँकि साहचर्य नियम का पालन करेगा तो ए इन्वर्स ए को साथ में लिख देंगे। तो ए इन्वर्स ए को साथ में लिखा, ये किसके बराबर हो गया, ई के बराबर। तो बी इन्वर्स रह गया, बी इन्वर्स बी रह गया, बी इन्वर्स बी किसके बराबर होगा, ये भी ई के बराबर, तत्समक अवयव के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास सॉरी ए बी इन्वर्स ए इन्वर्स इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स इंटू ए बी, ये आ गया हमारे पास। और यही हमारे पास क्या है, प्रतिलोम अवयव की परिभाषा। तो ए बी का इन्वर्स किसके बराबर आ गया, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास थ्योरम है वो है निरसन नियम। निरसन नियम के इम्पॉर्टेंट है और इसको हमेशा ध्यान में रखना है क्योंकि ये डायरेक्ट यूज़ आएगा आपके हमेशा। उस थ्योरम्स को प्रूफ करोगे तो डायरेक्ट यूज आएगा। तो इस थ्योरम में क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है कि यदि ए बी और सी किसी ग्रुप जी के अवयव हों तो ए इंटू बी इज इक्वल टू हो, तो यदि ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो इम्प्लाइज बी बराबर सी होगा। इसे हम क्या कहेंगे, लेफ्ट निरसन नियम, यानी कि वाम निरसन नियम, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ।
यानी कि वाम निरसन नियम। इसी तरह से दक्षिण निरसन नियम क्या है कि B इंटू ए इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू, अगर है तो इम्प्लाइज दैट B बराबर C होगा। ये हमारे पास क्या है, दक्षिण निरसन नियम यानी कि राइट कैंसिलेशन लो। ठीक है, तो हम सबसे पहले वाले को देख लेते हैं कि चूंकि ए क्या है, G का अवयव है, तो A इनवर्स भी G में होगा। क्यों? क्योंकि G क्या है, एक ग्रुप है। ठीक है, तो अब हमें क्या सिद्ध करना है कि हमें दिया हुआ क्या है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, और हमें क्या सिद्ध करना है, बी बराबर सी। तो ए बी इंटू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, इसको लेके चले। दोनों तरफ हमने क्या किया, ए इनवर्स से ऑपरेट किया, वो भी किस तरफ से, लेफ्ट साइड से ए इनवर्स से ऑपरेट किया। तो लेफ्ट साइड से ए इनवर्स से ऑपरेट किया, तो ए इनवर्स ए बी, अब इधर भी लेफ्ट से ही करना पड़ेगा हमें, तो ए इनवर्स ए सी। तो चूँकि जी क्या है, एक ग्रुप है, और ये किसके अवयव में, जी के अवयव, तो इसमें क्या होगा, साचर्य नियम का पालन होगा। जब साचर्य नियम का पालन होगा तो हम इन पहले दो को एक साथ लिख सकते हैं, ए इनवर्स ए इंटू बी और ए इनवर्स ए इंटू सी, साचर्य नियम से। फिर ए इनवर्स, चूँकि ए इनवर्स क्या है, ए का प्रतिलोम है। ठीक है, प्रतिलोम है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ई के बराबर। दोनों का मल्टीप्लिकेशन तत्सम अवयव के बराबर। अब तत्सम अवयव ई इंटू बी, ऐसे इस तरफ ई इंटू सी, और तत्समक अवयव को किसी भी अवयव से गुणा करें तो हमें वही अवयव प्राप्त होता है। तो यहाँ हमारे पास क्या हो गया, ई को बी से गुणा किया तो बी, ई को सी से गुणा किया तो सी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास आ गया कि यदि ए बी बराबर ए सी है तो बी बराबर सी होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो सेकेंड थ्योरम है उसमें भी यही है कि बी ए इज इक्वल टू सी ए। अब हमने क्या करना है कि इसको राइट साइड से ए इनवर्स से ऑपरेट करना है। यहाँ हमने लेफ्ट से किया इसलिए इसको क्या कहा, वाम तक निरसन नियम, और यहाँ हमने राइट से कर रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे, दक्षिण निरसन नियम। तो राइट से करेंगे तो बी ए इनवर्स सी ए इनवर्स, तो ऑपरेट किया, वही साचर्य नियम लगाया। साचर्य नियम से क्या हो गया, बी ए इनवर्स इज इक्वल टू सी इंटू ए इनवर्स। ये ई के बराबर, ये भी ई के बराबर, तो बी इंटू ई, सी इंटू ई, तो बी बराबर सी। ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट जो, ठीक है, निरसन नियम हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी जगह आपके थ्योरम्स को डायरेक्ट प्रूव करने में यूज़ आएगा। नेक्स्ट जो थ्योरम है वो क्या है कि यदि ए तथा बी किसी ग्रुप जी के अवयव हों तो समीकरण ए एक्स बराबर बी तथा वाई ए बराबर बी के जी में अद्वितीय हल होते हैं। अब हमें ये सिद्ध करना है कि जी कोई ग्रुप है और ए और बी उस ग्रुप के कोई दो अवयव है, तो उस केस में ए एक्स इज इक्वल टू बी और वाई ए इज इक्वल टू बी के जी में अद्वितीय हल होंगे, यानी कि एक्स और वाई के मान जी में क्या होंगे, अद्वितीय होंगे। ठीक है, अब हमारे पास है, देखो अब इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले ए एक्स इज इक्वल टू बी समीकरण के हल के लिए, यानी कि जो हमें पहले समीकरण है ए एक्स बराबर बी, इसके हल के लिए हमें क्या करना है कि चूँकि ए बिलोंग्स टू जी तो ए इनवर्स भी जी में होगा, ए बिलोंग्स टू जी, बी बिलोंग्स टू जी, तो ए बी का इन्वर्स ए इंटू बी का इन्वर्स, ये भी किस में होगा, जी में, क्योंकि बी का इन्वर्स भी जी में होगा, तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी जी में होगा। ठीक है, अब ए इंटू ए इन्वर्स बी, ये भी किस में होगा, जी में, तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ए इंटू ए इन्वर्स बी, तो ए इन्वर्स किसके बराबर, साचर्य नियम से ए इन्वर्स किसके इक्वल, ई के बराबर तत्समक अवयव की परिभाषा से, तो ई इंटू बी, तो ये किसके बराबर आ गया, ए इंटू ए इनवर्स बी इज इक्वल टू बी। तो जी में ए एक्स बराबर बी का हल एक्स बराबर ए इनवर्स बी है, क्योंकि एक्स की जगह हमने क्या लिखा, ए इनवर्स बी, इसको रखते ही हमारे पास क्या आ गया, हल आ गया इसका, तो ये किसके बराबर आ गया, बी के बराबर। तो इस समीकरण को संतुष्ट किया, इसका मतलब एक्स का मान क्या आ गया, ए इनवर्स बी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है, हमने सॉल्यूशन तो निकाल लिया, अब हमें क्या सिद्ध करना है कि इसके जो हल है वो अद्वितीय है, यानी कि ए एक्स बराबर बी में जो एक्स की वैल्यू है वो सिंगल ए की है, हमेशा जी में ए की वैल्यू आएगी। तो ए की वैल्यू के लिए अब हम क्या करेंगे कि एक्स के दो मान लेंगे, x1 और x2, सॉरी दोनों क्या करेंगे, इसको संतुष्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो माना समीकरण ए एक्स बराबर बी के जी में दो हल एक्स बराबर x1 और तथा x बराबर x2 है, तब ए एक्स1 इज इक्वल टू बी तथा ए एक्स2 बराबर बी, क्योंकि ये समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो यहाँ से क्या आया, क्योंकि ये भी बी के बराबर, ये भी बी के बराबर, तो ए एक्स1 इज इक्वल टू ए एक्स2। अब देखो यहाँ पर निरसन नियम काम में आया हमारा, कौन सा निरसन नियम लगा हमारे पास यहाँ पे, वाम निरसन नियम। तो वाम निरसन नियम से क्या होगा, x1 बराबर x2, यही था हमारे पास। यदि ए बी बराबर ए सी है
यदि हमारे पास ए बी बराबर ए सी है तो बी बराबर सी होगा। ठीक है, इसी तरह से ए, तो यहाँ पर हमारे पास x1 और x2 बराबर आ गए, यानी कि दोनों हल हमारे पास क्या आ गया, एक ही हल हो गया। तो अतः समीकरण ए एक्स बराबर बी का जी में हल अद्वितीय है। ठीक है, अब नई समीकरण के लिए सेम वही प्रोसेस हम करेंगे कि वाई ए बराबर बी के हल के लिए ए बिलोंग्स टू जी, बी बिलोंग्स टू जी, ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी, बी इनवर्स बिलोंग्स टू जी। तो ए इनवर्स जब जी में है तो बी भी जी में है, तो बी ए इनवर्स बी किस में होगा, जी में होगा। तो बी ए इनवर्स इंटू ए, इसकी हमने वैल्यू निकाली। बी चूँकि यहाँ से देखो y की वैल्यू क्या आएगी, हम दोनों तरफ अगर ए इनवर्स से ऑपरेट करें तो y बराबर बी ए इनवर्स आएगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, बी ए इनवर्स को यूज़ किया। तो बी ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इंटू ए इज इक्वल टू बी, फिर साचर्य नियम लगाया, बी ए इनवर्स ए, और ए इनवर्स ए किसके बराबर, ई के बराबर, किसकी परिभाषा से, तत्समक अवयव की परिभाषा से। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया कि बी ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू बी के बराबर। अब यहाँ से चूँकि जी में वाई की मान क्या आ गया है, यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आ गई, बी ए इनवर्स, समीकरण वाई ए बराबर बी का हल होगा। अब हमने क्या किया, इसका सॉल्यूशन तो निकाल दिया। अब हमें क्या सिद्ध करना है कि इसके हल जो है वो यूनिक है। तो यूनिक के लिए वही प्रोसेस, दो हल मानेंगे y1 और y2, इस समीकरण के दो हल y1 और y2 हैं, तब y1 a इज इक्वल टू बी, y2 a इज इक्वल टू बी, तो y1 a इज इक्वल टू y2 a। तो निरसन नियम से y1 बराबर y2, कौन सा निरसन नियम लगेगा यहाँ पे, दक्षिण निरसन नियम, यानी कि लेफ्ट कैंसिलेशन लो। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि समीकरण y a बराबर b का जी में अद्वितीय हल है। तो ये हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थी। इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।